जिस तरह से हमने लास्ट न्यूमेरिकल में 3 कैपेसिटरों को श्रेणी में रखा और तुल्य कैपेसिटेंस और आवेश और विभवांतर सब कुछ ज्ञात किया, वैसे ही अब हम उन्हीं 3 कैपेसिटरों को समांतर में रखेंगे। मान भी मैं वही लूँगा, समांतर में रखेंगे और तुल्य कैपेसिटेंस, प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश, विभवांतर, ये सब समझेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, वही बैटरी लूँगा 20 वोल्ट की और वही कैपेसिटर लूँगा। तो 3 कैपेसिटर ले रहे हैं, C1 2 माइक्रोफेराड का, C2 4 माइक्रोफेराड, C3 8 माइक्रोफेराड, और तीनों को समांतर में जोड़ रहे हैं। बिंदु B, बिंदु A और हमने समांतर में जोड़ा। C1, C2, C3 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, और ख्याल कर लें समांतर का मतलब। आकृति को मत देखें, समांतर के मतलब को समझें। तीनों कैपेसिटर या जितने भी कैपेसिटरों को जब हम समांतर में जोड़ते हैं तो एक स्थान पर तीनों की एक प्लेट चालक तार द्वारा जुड़ी होनी चाहिए और दूसरे स्थान पर तीनों की दूसरी वाली प्लेट चालक तार द्वारा जुड़ी होनी चाहिए। इसको हम समांतर संयोजन कहते हैं। और अभी मैंने जो आकृति बनाई है उसमें शुद्ध समांतर है और कुछ भी नहीं है, बराबर। 3 कैपेसिटरों को शुद्ध रूप से समांतर में जोड़ा है। तो सबसे पहले तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। तुल्य कैपेसिटेंस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बैटरी जुड़ी ही हो। बैटरी जोड़ने से हम आवेश और विभवांतर इसकी बात करने लगते हैं, लेकिन अगर तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना हो तो तुल्य कैपेसिटेंस के लिए बैटरी का जोड़ना कोई वहां जरूरी नहीं है। तो 3 कैपेसिटरों को समांतर में जोड़ा, बराबर। और हम चलो पहले तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करें, फिर हम बैटरी जोड़ें और आवेश और विभवांतर की बात करेंगे ताकि बात पूरी ठीक से समझ में आए। तो यहाँ बिंदु ए और बी के बीच और तो कुछ है नहीं, बड़ा सा जटिल तो परिपथ तो है नहीं, केवल 3 कैपेसिटर हैं और जो शुद्ध रूप से समांतर में जुड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ बिंदु ए और बी के बीच, ए और बी के बीच 3 कैपेसिटर या संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। बिंदु ए और बी के बीच ये तीनों समांतर में जुड़े हैं। तो ए और बी के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस, तो ए और या तंत्र का तुल्य कैपेसिटेंस, तंत्र केवल ये 3 कैपेसिटरों से ही बना है तो हम तंत्र भी बोल सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि ए और बी के बीच में ये 3 कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ए और बी के बीच तुल्य कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता सी का सूत्र हम जानते हैं, समांतर संयोजन का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर 2 4 8 14 माइक्रोफैराड। यानी तुल्य कैपेसिटेंस इस तंत्र का या बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य कैपेसिटेंस 14 माइक्रोफैराड होगा। लेकिन हम अब बैटरी भी जोड़ें, कैपेसिटरों को आवेशित करें ताकि हम आवेश और विभवांतर की चर्चा कर सकें। बाकी तुल्य कैपेसिटेंस के लिए तो इतना हो तो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बैटरी जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जुड़ी बैटरी, वे ही कैपेसिटर ले रहा हूं जो हमने श्रेणी में लिए थे और वही बैटरी भी ले रहा हूं जो श्रेणी के समय ली थी। ये बैटरी ली है
और ये है 20 वोल्ट की। और धन ध्रुव बिंदु ए पर और ऋण ध्रुव बिंदु बी पर जुड़ा है। जोड़ते ही परिपथ पूरा हुआ, कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश आएगा, कैपेसिटर आवेशित होगा और धन ध्रुव इनके साथ जुड़ा है, इन प्लेटों के साथ जुड़ा है, ये सभी प्लेटें धन आवेशित हो जाएंगी और ऋण ध्रुव इन प्लेटों से जुड़ा है, ये सभी ऋण आवेशित हो जाएंगी। जरा देखें, लेकिन समांतर में एक खूबी है कि जितने भी कैपेसिटर जुड़ते हैं उनके दो प्लेटों का जो विभवांतर है वो इसके जितना होगा। सभी बैटरी से जुड़े हैं, सीधे जुड़े हैं, तो पहले कैपेसिटर के दो प्लेटों का विभवांतर 20 वोल्ट, दूसरे में भी 20 वोल्ट विभवांतर और तीसरे में भी विभवांतर 20 वोल्ट का रहेगा। ठीक है, अब बात आवेश की। तुमने कैपेसिटेंस ज्ञात कर लिया, समांतर में विभवांतर इसके जितना होता है वो भी समझ में आई बात। अब हम आवेश की चर्चा करें कि समांतर में आवेश कितना कितना आ जाता है, कैसे हम गणना करेंगे, क्योंकि हमको बहुत बार परिपथों में ये सब प्रक्रिया करनी है जो हम श्रेणी और समांतर में सीखते हैं, वहां पर इसका उपयोग करते हैं। तो स्पष्ट रूप से अगर हम सीख लेंगे तो वहां उपयोग करना आसान होगा। अब सबसे पहले हम एक काम करें, C1 2 माइक्रोफैराड, इन दो बिंदुओं का विभवांतर 20 वोल्ट है, तो C1 2 माइक्रोफैराड है और इन दो कैपेसिटर एक की दो प्लेटों का विभवांतर V1, जिसको बोल सकता हूं V भी बोल सकता हूं, V1 बोल रहा हूं, V1 बराबर 20 वोल्ट। तो बात समझना, कैपेसिटेंस है बराबर और विभवांतर भी है 20 वोल्ट, तो हम इस पर कितना आवेश आएगा Q1 ज्ञात कर सकते हैं। C1 है, V1 है, तो Q1 ज्ञात कर सकते हैं। तो जरा ख्याल करें, कैपेसिटर या संधारित्र एक की दो, या तो ऐसा करते हैं कैपेसिटर एक के लिए बाइफरकेशन करते हैं। C1 2 माइक्रोफैराड, 2 × 10⁻⁻⁶ फैराड। V1 दो प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर V बराबर 20 Q1 ज्ञात करें। और मैं पहले ही बता चुका कि ये वाला सूत्र जो कैपेसिटर का मूल सूत्र कह सकते हैं, वो कैपेसिटर किसी भी स्थिति में हो हम लगा सकते हैं, कहीं भी हो। Q बराबर CV वाला सूत्र कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर किसी भी स्थिति में हो वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन Q उस स्थिति में कैपेसिटर पर आवेश है, V उस स्थिति में विभवांतर है और C वो तो अचल ही रहता है। तो जरा देखें, कैपेसिटर एक की बात हो रही है, C1 है, V1 है, Q1 ज्ञात कर रहे हैं। Q1 बराबर C1 V1, 2 × 10⁻⁻⁶ × 20, 4 × 10⁻, या 44 × 10⁻⁵ कूलम, यह आया Q1। Q1 को समझे, पहले कैपेसिटर पर इतना आवेश हुआ। उसी तरह से सेम कैपेसिटर 2 के लिए बात करें तो Q2 बराबर C2 V2, V2 भी है, तो C2 4 × 10⁻⁶ × V2 20 8 × 10⁻⁵ 8 × 10⁻⁵ कूलम, यह है Q। और कैपेसिटर 3 के लिए Q3 बराबर C3 V3 बराबर
8 इंटू 10⁻⁶ इंटू V3 V है, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V, समांतर है, तो इंटू 20 ये आएगा Q3 इक्वल्स टू 10⁻16 इंटू 10⁻⁵ उत्तरों को समझें। जो पहले कैपेसिटर पर आवेश आया, दोनों प्लेटों पर हम एक तरफ से बता रहे हैं, Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, तीसरे पर आवेश Q3 है। देख लें, पहले कैपेसिटर पर आवेश है 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम, दूसरे पर आवेश है इतना 8 इंटू 10⁻⁵ कूलम और तीसरे पर आवेश है 16 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ये बात समझने लायक है। जितना ये बात की चर्चा हमने थियरी में की है कि अगर कैपेसिटर समांतर में हों तो जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है उस पर आवेश ज़्यादा आता है, कम होता है उस पर आवेश कम आता है। विभवांतर तो सभी पर समान होगा, बार बार हम बोल रहे हैं ये बात को, लेकिन जो आवेश है वो कैपेसिटेंस पर आधार रखता है। तो हमने तीनों कैपेसिटरों पर आवेश की बात कर रहे हैं, तो इस पर आवेश है 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम और इस पर आवेश है दुगना, इसका कैपेसिटेंस इससे दुगना है 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, तो कैपेसिटेंस दुगना हुआ तो आवेश भी दुगना होगा। समांतर में सारी बातें हम समांतर की सीख रहे हैं। कैपेसिटेंस इसका दुगना हुआ तो आवेश भी दुगना हुआ। इसको देखो, इसका कैपेसिटेंस इससे दुगना है, C2 से दुगना है, तो इस पर आवेश C2 से भी दुगना होगा। इसीलिए Q1 आया 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम, फिर इस पर आवेश दुगना हुआ और इस पर आवेश इसका भी दुगना हुआ क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C2 से दुगना है। तो जहां भी कैपेसिटर समांतर में होंगे वहां जो आवेश आते हैं कैपेसिटरों की प्लेट पर वो कैपेसिटेंस से आते हैं। अगर इन केस ये तीनों कैपेसिटरों के कैपेसिटेंस समान होते, इक्वल, तो फिर इन पर आवेश भी समान होता है। विभवांतर तो समान रहता ही है, हमेशा रहता है विद्युत विभवांतर समान, लेकिन अगर इनके कैपेसिटेंस समान होते तो इन पर जो विद्युत आवेश आता वो भी समान आता, लेकिन क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है इसलिए आवेश अलग अलग आए। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उस पर ज्यादा आवेश आया, कम है उस पर कम आवेश आया। एक बात यहां और सीखनी चाहिए, काम पड़ेगी बहुत। हम ये भी ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले के सवाल में हमने ऐसा कुछ किया है कि बैटरी से कितना आवेश निकलेगा। वास्तव में जो आवेश हम कहते हैं बैटरी से निकलेगा वो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐसे चले जाते हैं, लेकिन इसका संदर्भ ले रहे हैं। बैटरी से कितना आवेश निकलेगा वो भी जरा हम याद करें। तो बैटरी से निकलने वाला या गुजरने वाला? बैटरी से निकलने वाला आवेश क्यों कहना सीखना जरूरी, अच्छा रहना है। बैटरी से निकलने वाला आवेश की हम बात करना चाहते हैं, उसको समझें, फिर और भी ज्यादा ग्रिप आएगी, पकड़ आएगी परिपथ में। जब भी बैटरी से निकलने वाला आवेश ज्ञात कर रहे हों, हमको फिर से मूल सूत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन जब बैटरी से निकलने वाला आवेश ज्ञात कर रहे हों तो Q बराबर CV इसी सूत्र से आएगा, लेकिन C पूरे परिपथ का, मतलब ये तो परिपथ में तीन ही थे, तो पूरे परिपथ का तुल्य कैपेसिटेंस है, तंत्र का तुल्य कैपेसिटेंस है, तुल्य धारिता है, और V बैटरी का वोल्टेज है। तो बैटरी से निकलने वाला आवेश बराबर Q, तो Q बराबर CV परिपथ का तुल्य ही लेने का, बैटरी से निकलने वाला आवेश या गुजरने वाले आवेश के समय, बराबर CV। C
तुल्य कैपेसिटेंस ये रहा, माइक्रोफेराड है, फेराड कर देना, 10⁻6 इंटू V 20 इक्वल्स टू 28 इंटू 10⁻⁵ कूलम। अब जरा इसको समझना, बैटरी से इतना आवेश निकला, 28 इंटू 10⁻⁵ कूलम, ठीक है, निकला। हम ऐसे भी इसको और ज्यादा अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। बैटरी से जो आवेश निकला वो यहां तक तो एक ही रास्ता था, आ गया। अब यहां से आवेश को बहने के 3 रास्ते उपलब्ध हैं, तो जो भी बैटरी से आवेश निकलेगा वो बिंदु A से भिन्न भिन्न पथ पर बढ़ जाएगा। तो हमने उत्तर भी ज्ञात किया। देखें तो जो Q1 आया था हमारा, Q यहां तक तो Q आ गया बराबर, तो Q बराबर 28 इंटू 10⁻⁵ कूलम। फिर यहां से बटा, इस कैपेसिटर 1 के लिए जो आवेश है वो यहां से निकला, यानी Q1 बराबर, और हमने ज्ञात भी किया है 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम। Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁵ कूलम, और Q3 तीसरे कैपेसिटर के लिए 16, Q3 इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁵ कूलम। अब बात ज्यादा समझ में आने लगेगी। जो भी आवेश बैटरी से निकला प्लेटों के लिए वो Q है, 28 इंटू 10⁻⁵। तो यहां तक तो ये चालक तार है, तो यहां तक तो पूरा आवेश पहुंचा, लेकिन यहां से अब बहने को 3 रास्ते उपलब्ध हैं। नहीं होते तो कोई बेटा, पर उपलब्ध हैं, और उपलब्ध होने के कारण देखो अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग आवेश बह गया। पहले कैपेसिटर पर 4 इंटू 10⁻⁵, दूसरे पर 8 इंटू 10⁻⁵, और तीसरे कैपेसिटर पर 16 इंटू 10⁻⁵ कूलम। तीनों का हम योग करें वही आ जाता है 28 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ये चीज है जो हम बात वहां समांतर संयोजन में करते हैं कि समांतर संयोजन में आवेश का बंटवारा होता है और विभवांतर समान होता है। वो ये चीज इस अर्थों में हम बात कर रहे हैं। ये बात थोड़ी ऐसी भी है, और एक सवाल तो हमारा पूरा हो गया, पर ये जो श्रेणी और समांतर था इसको हम और भी एक तरह से समझें तो आवेश के बंटवारा या कब आवेश बढ़ता है कब नहीं, वो समझ में और भी ज्यादा आएगा। छोटा सा उदाहरण है, देखें। मानो पहले मैं श्रेणी वाली स्थिति बता रहा हूं। श्रेणी वाली स्थिति एक सरल सा उदाहरण है जो आवेश को समझने में, श्रेणी और संयोजन में आवेश को समझने में उपयोगी होगा। एक चैनल से पानी बह रहा है, ये पहली पाइप है, स्थायी पानी बह रहा है। नली 1, नली 2 और नली 3 नलियां हैं, 3 पाइपें हैं। नली 1, नली 2 और नली 3, और स्थायी पानी बह रहा है। इतना तो समझ पड़ गया होगा कि यहां ये तीनों नलियां देखकर श्रेणी में है। जैसे हमने कैपेसिटर को समझा था श्रेणी में,
वैसे ये नलियां, तीनों की तीन नलियां श्रेणी में है। अब अगर स्थायी वहन हो रहा है और वो वहन मान लो पानी जो बह रहा है वो 5 लीटर पर सेकंड से बह रहा है, यानी प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से 5 लीटर पानी आगे जा रहा है। तो अगर स्थायी वहन हो, तीनों श्रेणी में है, तो सभी पाइप में से समान ही मात्रा में प्रति सेकंड पानी आगे बढ़ेगा। इसमें से अगर 5 लीटर प्रति सेकंड है तो ये भले पाइप बड़ी है, इसमें से भी 5 लीटर प्रति सेकंड ही पानी बहेगा, और ये कितनी भी पतली हो, इससे भी पतली हो सकती थी, बन नहीं पा रही है, इसमें से भी 5 लीटर प्रति सेकंड ही पानी बहेगा। स्थायी वहन हो रहा तो हम 3 नलियों को ऐसे जोड़ें तो कोई पतली है, मोटी है, कैसी भी हो, या कितनी भी नलियां हम जोड़ सकते हैं, सभी में जो मात्रा है प्रति सेकंड पानी के बहने की मात्रा वो समान रहेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई पाइप मोटा है, कोई पतला है। श्रेणी में यही चीज आवेश के लिए है, जैसा पानी है वैसा आवेश बहा प्लेटों के लिए। और समांतर में मानो ये श्रेणी था, ऐसे समांतर वाली स्थिति भी देखें, इसको भी देखें। ये एक चैनल है और यहां से पानी आ रहा है इस चैनल पर, और पानी मानो 5 लीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। अगर एक ही पाइप है और स्थायी वहन हो रहा है तो जितना आया वो चला जाएगा, ना कहीं नष्ट होगा, न कहीं एकत्र होगा, जो आया है वो चला जाएगा। 5 लीटर तो इसमें से भी 5 लीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर हम यहाँ पर और भी पाइपें जोड़ दें, मोटी पतली जैसी भी हो, तो फिर बंटवारा होगा। तो फिर अब 5 लीटर प्रति सेकंड आया तो वो ये 3 रस्तों में टोटल होकर 5 लीटर प्रति सेकंड बनेगा। मानो इस रास्ते में से गया, तब इस रास्ते में से गया 2 लीटर प्रति सेकंड, इसमें से गया 1 लीटर प्रति सेकंड, और इसमें से तब जाएगा 2 लीटर। ये स्थिति वहां समांतर में बनती थी। जो बैटरी से आवेश आया, यहां तक तो एक ही रास्ता था जो मैंने बात की थी, क्यों आवेश आ गया, वहां से 3 अलग अलग कैपेसिटर जुड़े हैं, 3 मार्ग हैं, चालक तार हैं जिनमें से आवेश बहता है। तो 3 मार्ग होने के कारण आवेश का बंटवारा होगा। लेकिन जो आवेश का बंटवारा होता है वो कैपेसिटेंस के हिसाब से होता है। जिस शाखा का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा आवेश जाएगा, जिसमें कम होगा उसमें कम आवेश जाएगा। और अगर तीनों बराबर होते, जो हमने C1, C2, C3, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड के लिए थे, अगर वे तीनों हम समान मान के लेते, समान कैपेसिटेंस वाले लेते, तो आवेश भी तीनों में समान आता। तो ये कुछ बातें थी जो श्रेणी संयोजन, शुद्ध श्रेणी संयोजन और शुद्ध समांतर संयोजन में उपयोगी। अब जब हम शुद्ध श्रेणी संयोजन और शुद्ध समांतर संयोजन सीखते हैं, तब हम इसके बाद मिश्रित संयोजन पर अच्छा काम कर सकते हैं। मिश्रित संयोजन का मतलब श्रेणी भी होगा, समांतर भी होगा, सब एक दूसरे में जटिलता से जुड़े होंगे, उन संयोजनों को सीख सकते हैं। तो ये जो 2 सवाल हमने किए, इसके बाद हम जो सवाल पर आएंगे, न्यूमेरिकल पर आएंगे, वो मिश्रित होगा, सर्किट होगा। श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन सभी इकट्ठे अंदर दिखेंगे और उसका हम धीरे धीरे एनालिसिस कर कर जो भी चाहिए वो ज्ञात कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। ठीक है।